अभी किसने ये सवाल पूछा था ट्विंस का, जुड़वा बच्चों का? सर मैंने पूछा ना, श्वेता। हाँ, अश्वेता जी। देखिए, साधारण तरीके से ये देखा गया है कि भले ही 2 या 1 मिनट का डिफरेंस हो तो भी सबलॉर्ड चेंज होने की संभावना कहीं ना कहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सबलॉर्ड वही हो जुड़वा बच्चों में, तो फिर आपने दूसरे हाउसेस देखने चाहिए, दूसरे भाव देखेंगे आप भावचलित कुंडली में कृष्ण मूर्ति, और वहां पर आप नोट करेंगे कि जिस हाउस का जो सबलॉर्ड चेंज हुआ है, यानी दोनों बच्चों के जो कॉमन है वो छोड़ के एक या दो कोई अगर चेंज हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम आपको एक्चुअल लाइफ में दिखाई दे रहा होगा। ये है आपकी नॉर्मल टेक्निक, और इसमें ही आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरी बात कि कई बार ऐसा होता है कि टाइम डिफरेंस जो है ना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा भी हो सकता है। यानी डॉक्टर अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के समय तो बिल्कुल 1-1 सेकंड या 1-1 मिनट देखते नहीं रहते, अंदाज से लिख देते हैं, तो वो 2 मिनट के बजाय 3 मिनट का भी हो सकता है टाइम डिफरेंस। ये एक और संभावना रहती है ऐसे केसेस में। तो इसमें ज्योतिष की कोई भी टेक्निक का उपयोग करने के पहले अपने ब्रेन का, अपने दिमाग से हम लॉजिक लगा करके अगर सोचेंगे तो हम बेटर रिजल्ट ऑब्टेन कर पाएंगे, राइट? जी सर। क्योंकि होता क्या है अक्सर है ना, काफी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, नो डाउट सीखना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका जो उपयोग है वो थंब रूल करके एक जनरली वो कर देते हैं सीधे सीधे, विदाउट यूजिंग हिज और हर ओन ब्रेन, यानी खुद के दिमाग का उपयोग किए बगैर। हम्म। और वहीं पे उसकी प्रिडिक्शन उस व्यक्ति की गलत हो जाती है, और फिर बाद में जो दोष लगता है वो ज्योतिष विद्या पर लगता है। ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो परफेक्ट साइंस नहीं है वगैरह वगैरह, या फिर वो साइंस ही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बनाई इसके लिए गई है कि हमें वो एक इंडिकेशन दे सके कि लाइफ में क्या होने जा रहा है, उसका एक अंदाजा दे सके, और उस अंदाजे को यानी उस इंडिकेशन को, उस हिंट को समझना ये हमारी जवाबदारी है, राइट? हम किसी भी जानवर को तालाब तक लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी तो उसने खुद पीना है ना। जी जी सर। सर। ये बात होती है। सर इसमें भी बीटीआर तो कर सकते हैं ना फिर, अगर थोड़ा टाइम यही हो हमने कहा जाए ना तो। कि जैसे जैसे इन्होंने एक समस्या बताई हार्ट में होल वगैरह जो भी हुआ, तो उस तरह से ये एक समस्या है, ठीक है, लेकिन और भी कुछ डिफरेंस होते हैं। अभी आपको एक नॉर्मल तौर पे अगर बताया जाए तो एट पॉइंट ऑफ डिलीवरी जो फर्क हो सकता है वो 2 मिनट 3 मिनट से 10-15 मिनट भी हो सकता है, राइट? लेकिन अगर 2 से 4 मिनट है तो डॉक्टर उस समय कोई घड़ी नहीं देखते बैठे, राइट? अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के समय तो वो 4 या 5 मिनट भी हो सकता है, अंदाज से लिखते हैं कि भाई ये दोनों के बीच में 1-2 मिनट गए होंगे या 3 मिनट गए होंगे। तो नॉर्मल जो देखा गया है वो 5 से 10 मिनट का नॉर्मल डिफरेंस देखा जाता है, एंड एट एन एवरेज अगर आप प्रैक्टिकली सोचोगे तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट का डिफरेंस होता है ट्विंस में, राइट? यस सर। सर जैसे दूसरे तो सबलॉर्ड लेवल पे चेंज है सर, जैसे सेकंड कस्पल का भी सबलॉर्ड चेंज है, और राइट, आपने जो सिक्स्थ का बोला ना सर, वो भी चेंज है। राइट। अब सिक्स क्या डिजीज है, आपने डिजीज का विषय लिया था तो हाँ। हमने उस हिसाब से सिक्स हाँ सर। सबलॉर्ड का बताया, हम्म। राइट? अब जिस इंसान को आप देखोगे ना कि लिखने की ज्यादा आदत है, या जो लोग अफर्मेशन लिखते हैं, राइट, कि मेरा ये काम हो गया, ये हो जाएगा, ये कंफर्म जी। है, तो उनमें आप देखोगे कि शनि केतु का इफेक्ट होगा, शनि केतु का। राइट? अभी आप पूछोगे कैसे? हम्म। यस सर। शनि यानी कर्म, हाँ। राइट? और केतु हम्म। क्या है? केतु पेन है, हाँ पेन है। राइट? यस सर।
हनुमान जी के पूंछ को भी केतु माना जाता है। और एस्ट्रो वास्तु के अंदर क्या एक बात आपको बता दे, अनुभव बता दे कि एक हमारे पहचान के व्यक्ति थे पुणे में, तो उनकी हम चार्ट एनालाइज कर रहे थे एस्ट्रो वास्तु से। तो हमने हमने उन्हें एक दिशा बताई कि फलाने फलाने दिशा में आपने बंद घड़ी या फिर कैंची या फिर इस तरह की कोई चीज रखी है क्या, या फिर डेड सेल्स यानी जो बैटरियां होती है ना खत्म हुई, वो रखी है क्या। तो वो तीनों ही चीजें उनकी उस जगह से निकली। हमने कहा ये हटा दो, ये नेगेटिविटी फैला रही है। ठीक है, तो ज्योतिष से इतनी परफेक्शन से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग का प्रोडक्टिव होना बेहद जरूरी है। अगर 8th हाउस आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है और अगर आप उसका पॉजिटिव उपयोग करके ले रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो दिमाग से, राइट। 8th हाउस का पॉजिटिव यूज कर रहे हो, और वही ज्योतिष है। क्योंकि दिमाग को भी यूज करने में जो रक्त लगता है, जो खून लगता है, वो कहां से आता है, शरीर से, राइट। आपके स्ट्रेस से आपका लॉस क्या होता है, ब्लड लॉस ही होता है, राइट। पीड़ा से इंसान का क्या जाता है, खून ही जाता है ना। कभी कोई लोग जेलस होते हैं, कुछ होते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई हमारा तो बड़ा खून जल रहा है। तो वो हो क्या रहा है, एक्चुअली पीड़ाई हो रही है, वो पीड़ाई हो रही है, राइट। उसका पॉजिटिव उपयोग करना, कंस्ट्रक्टिव उपयोग करना उसी एनर्जी का, उसी ब्लड का, वो एस्ट्रोलॉजी का यूज करना सही दिशा में, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव दिशा में। तो ये चीजें होती है। जैसे हमने आपको शनि केतु का बताया, तो बेसिकली विषय चल रहा था अपना ट्विंस का। अब जुड़वा बच्चे होते क्या है, जुड़वा बच्चों में दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार ये होता है कि जब कंसेप्शन होती है महिलाओं में, तो अंदर जो फीटस होता है, जिसे एग कहा जाता है, ओवरी कहा जाता है मेडिकल साइंस में, मेडिकल टर्म्स में, उस ओवरी के दो टुकड़े होकर अगर फर्मेंटेशन हो, तो ये पहले प्रकार के ट्विंस हुए। और सेकंड टाइप ऑफ ट्विंस कौन से होते हैं, जुड़वा, जहां पे दो अलग अलग ओवरीज का फर्मेंटेशन हुआ हो। तो इस तरह की ये पूरी सिस्टम है। अब अगर आप देखोगे कि जो दो अलग अलग ओवरीज का फर्मेंटेशन हुआ है, उन ट्विंस में आपको डिफरेंसेस ज्यादा दिखाई देंगे। ये नैसर्गिक है, कुदरती बात है। और जो एक ही ओवरी के दो टुकड़े होकर फर्मेंटेशन हुई है, वहां पर भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कम डिफरेंसेस होंगे। अच्छा, तो मतलब जो डिट्टो आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे दिखते हैं होते हैं, तो वो मतलब एक ही उससे दो मतलब डिवाइड होके बनते हैं, तो उनमें कम डिफरेंस होता है बच्चों में। हाँ, जहां पर आपको जुड़वा बच्चों में कम डिफरेंसेस दिखाई दे, तो हाँ, वो एक ही एग से, एक ही ओवरी के दो टुकड़े हुए। और जहां पर थोड़ा ज्यादा डिफरेंसेस दिखाई दे, तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों अलग अलग ओवरी से फर्मेंटेशन होके उनका ग्रोथ हुई है। ग्रोथ हुई है। और ये बिल्कुल प्योरली नेचुरल बात है। ये सिर्फ आजकल के साइंस में नहीं, ये पहले के शास्त्रों में भी लिखा गया है ये सब चीजें। सर, मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ आपसे, सबके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। बोलिए। आपने बताया ज्योतिष से क्या होता है, मतलब करीब 20 साल पुरानी घटना है जयपुर की। हम्म। देयर वाज अ ओल्ड पर्सन एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, राइट। 70 प्लस के थे और बहुत सीरियस क्रिटिकल कंडीशन में थे। और उनके लिए एक यहाँ के बहुत सीनियर सर्जन ने ऑपरेशन प्लान किया था। 10 बजे उनका ऑपरेशन होना था। और ओके। 8 साढ़े 8 बजे उनके जो फैमिली ज्योतिषी थे ना, वो उनके मिलने उनसे हॉस्पिटल गए। तो उन्होंने उनके बेटे से जन्मपत्री मांगी, उनकी जो एडमिट थे उनकी। और उन्हें जन्मपत्री देख करके अपना कंक्लूजन ये दिया कि ये जो 10 बजे ऑपरेशन हो रहा है ना, होगा हाँ तो ये जी। बाबा साहब बचेंगे नहीं। और अगर ये 7 बजे बाद होगा शाम को, तो ये बच जाएंगे। इनका मृत्यु तुल्य कष्ट तो है, लेकिन इनकी मृत्यु भी नहीं है। लेकिन अगर ये ऑपरेशन 10 बजे हो गया जैसा प्लान किया गया है, तो फिर ये डेफिनेटली नहीं बचेंगे। तो उन्होंने उनके बेटे को कहा कि भाई
ऑपरेशन को तू अभी शाम को 7 बजे बात करने को कह दे। तो उनका बेटा बोला, उनको मास्टर जी बोलते हैं, ज्योतिषी को, पारिवारिक ज्योतिषी थे जो, कि मास्टर जी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ऑपरेशन प्लान किया है, वो घर से रवाना हो गए, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। मैं तो उनको ये कहूंगा कि हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कि साहब मत करो, तो कहेंगे फिर शाम को 7 बजे बात बज जाएंगे, मेरा ऑपरेशन क्या है जो, तो मैं तो ये नहीं कह सकता उनको। तो हाँ ज्योतिषी ने बेटे को ये चैलेंज कर दिया सर कि देख, अगर 10 बजे ऑपरेशन हुआ तो ये बचेंगे नहीं, और हाँ ये इनके बचने की पूरी उम्मीद है मेरे को, ये बचेंगे ही बचेंगे। तो अब तू नहीं भी कहेगा ना, तो मैं भी यही हूं, तू भी यही है, और इनका कोई भी कारण बनेगा, इनका ऑपरेशन 10 बजे का टलेगा। ये 9 बजे की बात है, सुबह की 9 बजे की बात है। तो ये ऑपरेशन टलेगा और इनका ऑपरेशन शाम को 7 बजे बाद होएगा। तू भी यहीं बैठा है, मैं भी यहीं बैठा हूँ, ऐसे दोनों ऐसे बेटे ने कह दिया था। हाँ, बेटे ने मना कर दिया, मैं नहीं डिले करा सकता। ठीक ओके। है। अब हुआ ये सब, 10 बजे डॉक्टर साहब, 9:45 एक बहुत सीरियस लेडी वहां पे आई, यंग लेडी, जिस बहुत सीरियस कंडीशन में। तो उनकी डॉक्टर ने उसको देख के कहा इसका इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ेगी, थिएटर मांगा हॉस्पिटल से। तो कह दिया साहब ये थिएटर तो खाली नहीं है, एक ऑपरेशन प्लान है, डॉक्टर ओंकार सक्सेना करेंगे इनका ऑपरेशन, और ये अभी तो ऑपरेशन नहीं हो सकता। अब इनके मेडिकल एथिक्स में होता है कि कोई यंग हो तो उसको बचाना है, और ओल्ड आदमी हो तो उसको डिले कर दो ऑपरेशन को, ये इनके मेडिकल एथिक्स में होता, बताते हैं। तो बिल्कुल। फिर तो उस जो हॉस्पिटल का एडमिशन देखते हैं, उन्होंने लेडी डॉक्टर को बोला कि आप तो उन डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करो, ओंकार सक्सेना जी से, अपने पेशेंट की कंडीशन बताओ, वो चाहेंगे तो आपके बाद में कर लेंगे ऑपरेशन। तो उन दोनों डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, साहब, और डॉक्टर साहब बोले कितनी देर लगेगी आपको मैडम ऑपरेशन में? 2-1 घंटे लगेंगे। अच्छा, मैं 2 घंटे वेट करता हूँ, इनकी भी सीरियस सर्जरी है, जल्दी करनी है, तो मैं यही वेट करता हूँ। एंड वो लेडी का ऑपरेशन हुआ 10 बजे चालू, 10:30 बजे हम्म जो इमरजेंसी में हम्म थी, और इट लास्टेड टिल 7:30 इन द इवनिंग। और वो बाबा साहब बचे, और उनका 7:30 बजे बाद ऑपरेशन हुआ शाम को, और वो उसके बाद 20 हम्म साल जिए, उसके बाद 20 साल जिए। तो एस्ट्रोलॉजर अगर सही है, उसकी कैलकुलेशन सही है, तो वो इतना श्योर होता है कि वो कहता है कि नहीं, अभी इनका ऑपरेशन कैसे भी और टलेगा, ये मैं यहीं बैठा हूँ। तो जो इसे आप कहते हैं ना इसे एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या इस होता है। इसे इसे मूर्ता एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इलेक्शनल एस्ट्रोलॉजी। अच्छा सर। सही समय और का चयन। और मैं चाहे तो उनके बेटे का नंबर, बाबा साहब की अभी तो डेथ हो गई 2-1 साल पहले, उनके बेटे का नंबर शेयर कर सकता हूँ, कोई भी ग्रुप वाला उनसे बात कर सकता है इस ओके। इंसिडेंट को कंफर्म करने के लिए। यस यस यस। और दूसरी बात क्या है ना, पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यस दैट इज द क्लियर कट इंडिकेशंस गिवन, उसका करेक्ट इन्फ्रेंस निकालना ही एस्ट्रोलॉजर की जवाबदारी है, वो हाँ एस्ट्रोलॉजर का काम है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है सर। हाँ, अभी हमने कल या परसों के क्लास में ही बात चल रही थी, हमारे ख्याल से शायद कल के क्लास में, कि हाँ किसी जी। की अगर चोरी हो जाए और उस समय मूल नक्षत्र हो, हाँ, तो मिल जाएगी तो, चीज, मूल तो जगह पे वो वापस आ वापस जाएगी। आकर, यस हम्म, यस। तो ये ऐसे कई सारी चीजें हैं जिससे मालूम हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो जानकारी है, इसका सही उपयोग करना, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। ठीक है, अभी जो हमारे पिछले क्लासेस हुए उसमें से कोई ऐसी बात है जो किसी को समझ में नहीं आई, या बाकी है कुछ नहीं है? चलिए, तो फिर हम एक चार्ट देखते हैं। ठीक है, ये चार्ट आप सभी को दिखाई दे रही है? हाँ जी, यस सर, यस सर। ठीक है ना। अभी आप लोग वन बाय वन, मतलब अभी कहां पर, यहां पर कौन कौन है, मेरे ख्याल से ये है अभी पेरीवाल जी, जी भावना सर। जी आप हो? हाँ जी सर। भावना जी, आप ये चार्ट देखिए जी। और आप बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये जिस मनुष्य की चार्ट है, क्या इसका विवाह पॉसिबल है? 1 मिनट चेक कर, थोड़ा सा टाइम लगेगा, चेक करते हैं सर।
समय क्यों लगेगा आपको? 7th हाउस का सर, वो 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड होता है मून, है ना सर? मून गया है सेवेंथ हाउस 8th का में। कस्पल सबलॉर्ड कैसे मून होगा जी? हम्म, शनि है। हाँ सॉरी, शनि है, हाँ। ओके हाँ, शनि गया है 6th में। ओके। और सेकंड, शनि के नक्षत्र में कौन कौन ग्रह है? शनि के नक्षत्र में नहीं, शनि किसके नक्षत्र में है? हाँ, शनि तो सूर्य के नक्षत्र में है ना? एक मिनट। हाँ सर। शनि सूर्य के नक्षत्र में है और उसका हाँ सबलॉर्ड वीनस है, ठीक है। हाँ। अब और बताइए सूर्य इस और क्या क्या संभावना है, क्या इसका विवाह हो सकता है सूर्य 4th में या है हुआ होगा? सर। 4th तो नेगेट करता है, 9 लग रहा है। बताया था सर, नेगेट फोर्थ करता है। ठीक है ना, फोर्थ को हाँ नेगेट कर रहा है, लेकिन हाँ सबलॉर्ड तो विवाह के फेवर में है ना, वीनस है ना। हाँ, वीनस वीनस का है। वीनस सबलॉर्ड है ना सैटर्न का। हाँ। सेवेंथ हाउस के 7वें स्थान के कस्पल सबलॉर्ड का जो हम्म। नक्षत्र है वो सूर्य है, फोर्थ में, हाँ, ठीक है। वीनस है, हाँ। वो टेंथ हाँ। भी लेके चल रहा है, लेकिन एज फार एज मैरिज इज कंसर्न्ड, जहां हम्म। तक विवाह का संबंध है, तो अगर ऊपर नक्षत्र जो है वो शुक्र है और वो 12th और 7th को लेके चल रहा है, राइट। जी सर, हाँ हाँ, हाँ, तो तो होगी, ऐसे हालत में आप तो होगी, बोलोगे कि होगी कि नहीं होगी? होगी सर। चलिए, हो जाएगी। सर ये कुंडली शायद डिस्कस करी थी आपने बीटीआर क्लास में, और नहीं होगी शायद, ऐसा हुआ था। मुमकिन नहीं है इसकी शादी होना। अभी श्वेता जी, जी सर। ये चार्ट आपको दिखाई दे रही है, आपका क्या ओपिनियन है, शादी होगी कि नहीं होगी, इस बंदे की हुई होगी या नहीं? सर शुक्र जो है वो 7th हाउस के 12th में बैठा है, राइट। तो सर ये उसको मतलब इसके उसमें तो नहीं होगी, नेगेट कर रहा है ना सर ये इसको। 7th हाउस के सबलॉर्ड के हिसाब से अगर आप देखोगे कि 7th कस्पल सबलॉर्ड हम्म। शनि बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य चतुर्थ स्थान पे है, लेकिन शनि का जो सबलॉर्ड है वो है शुक्र, विच डज नॉट नेगेट मैरिज, राइट। हाँ, शुक्र तो कारक है सर शायद। तो एज बाकी कहीं पे नेगेटिव मिल जाए रिजल्ट, क्योंकि वो 12वां स्थान लेके चल रहा है शुक्र, लेकिन मैरिज का स्थान भी तो लेके चल रहा है ना। और अगर आप कस्पल चार्ट देखोगे भावचलित, तो उसमें तो शुक्र भी बलवान कार्यश हो रहा है सप्तम स्थान का, हाँ हो रहा है ना सर, सप्तम राइट का और 12th का दोनों हो रहा है। राइट। तो ऐसे हालत में इसकी विवाह होने की पूरी संभावना है, राइट। और आप क्या कह सकते हो इसके मैरिज के बारे में? शनि कस्पल सबलॉर्ड है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स देख के। सर शादी को डिले कराएगा। ओके, मतलब नॉर्मल एज जो होती है 22, 25, 27 के आसपास तक नहीं होगी इसकी शादी, राइट। जी सर। हाँ, और क्या हो सकता है श्वेता जी कैरेक्टरिस्टिक्स? सर वाइफ या जो हस्बैंड होएगा वो थोड़ा सा डार्क कलर में रहेगा, मतलब और मेहनती रहेगा। सर एज डिफरेंस हो सकता है सर, ज्यादा हो। हाँ, Correct. एज डिफरेंस होगा। करेक्ट। अगर ये मेल का चार्ट है हाँ तो इसकी पत्नी की उम्र साल 2 साल ज्यादा हो सकती है, राइट। जी सर। और अगर ये फीमेल का चार्ट हो तो नॉर्मल 4-5 डिफरेंस होता है, 4-5 साल का डिफरेंस होता है, तो 8-10 साल का डिफरेंस हो सकता है, राइट। जी सर। यस सर। पति का, राइट। ये एक एस्पेक्ट हो गया। चलिए, अब मेरे ख्याल से डॉक्टर वंदना जी, डॉक्टर वंदना जी कहाँ हो आप? आर यू देयर? यही हूँ। यस यस यस, आई एम हियर। यस यस। अभी आप इसमें बताइए कि ये जो इनके 30 या 40 साल तक की उम्र, यानी ये 72 का बर्थ है, राइट। ओके। हाँ। तो 30 से 40 साल की उम्र तक जो महादशाएं लगती है, यानी पहले तो 20 साल छोड़ ही देने पड़ते हैं, तो 92 से आप पकड़िए कि 2022 तक हाँ। इस कौन सी महादशा आपको दिख रही है जिसमें इस व्यक्ति का विवाह हो सकता है?
2022 तक बिल्कुल, अगर डिलेड मैरिज 72 है से। तो 20 साल की उम्र में तो हाँ होगी हाँ नहीं, 20-22 साल की उम्र में तो डेफिनेटली होगी नहीं, हाँ तो होगी तो 90 राइट राइट 91 के बाद ही होगी, 92 के बाद ही होगी, तो उस समय हाँ शनि की महादशा है और उसके बाद बुध की महादशा है, ठीक है। तो हम्म। क्या शनि की महादशा में इसका विवाह संभव है? नहीं, एक तो 20 साल तक की एज तक तो शनि की महादशा आप बता रहे हैं, है ना? मतलब इसकी जन्म की दशा कौन सी महादशा लगी है? जन्म के समय तो राहु इसकी की है लगी हुई है, राहु की लगी है ना, उसके राहु के बाद बाद में गुरु। अच्छा गुरु हो गए। ओके ओके वैसे भी 20-21 फिर साल तक तो सेट है। विवाह होता नहीं ना, बिल्कुल बिल्कुल हाँ 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 तो उसके राइट। बाद तो ये शनि की 15 है। हो गए। हम्म हम्म हम्म। और इस व्यक्ति का जब मरकरी मैरिज और का केतु। एज शुरू होता है, मर्क्यूरी और केतु कहाँ से? जब इनके विवाह की जो उम्र है हम्म वो शुरू होती है तब शनि की महादशा है, उसके बाद बुध की है। तो क्या शनि करेक्ट। में इनका विवाह होना संभव है या नहीं है? अच्छा अच्छा ओके। अब शनि इनका 7th कस्पल सब लॉर्ड एक तो बन रहा है, यानी कि ओके, 7th को हम सबसे पहले देखेंगे तो वो शनि है। शनि खुद बैठा हुआ है छठे घर में, है ना? राइट 6th में बैठा है और 7th को नेगेट कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। है। और शनि का जो है नक्षत्र लॉर्ड है, मतलब शनि किसके नक्षत्र में बैठा है? सूर्य के, अ, सूर्य 4th हाउस में है, सूर्य के नक्षत्र में, राइट। हाँ सूर्य राइट। फोर्थ, तो फोर्थ भी जो है ना वो मतलब 4 5 6 यानी तीसरा वो कर देता है, यानी बढ़ा देता है उसको घर को, यानी फोर्थ जो है 6th की पावर को बढ़ा देगा। जैसे 5th का जो है 5th हाउस होता है लव और उसका होता है, तो फोर्थ उसको वो कर देता है नेगेट, उसी तरीके से वो 6th और बढ़ा देगा उसकी पावर को, इसलिए नेगेशन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो लेकिन शनि का जो सबलॉर्ड है वो तो हम्म इन फेवर ऑफ मैरिज है ना, क्योंकि वीनस है और वीनस जो है वो 7th और 12th हाउस को लेके चल रहा है। हाँ वीनस 7th और 12th को जरूर लेकर के चल रहा है, लेकिन 12th और हाउस से और कहीं ना कहीं। और चलिए आप एक और बात बताइए, 7वें हाँ स्थान के कार्येश कौन से होते हैं? 2 7 11। नहीं नहीं, 7th हाउस के लिए हाँ कार्येश कौन से होते हैं? 2 7 11 तो मैरिज के लिए हुए ना, अभी तो हम फिलहाल 7th हाउस की बात कर रहे हैं, सप्तम स्थान गुरु की और 7th। शुक्र। राहु। अच्छा ऐसे पूछ रहे हैं, मतलब ये जो प्लैनेट्स पूछ रहे हैं आप? या जी 7वें स्थान के लिए कौन से कार्येश ग्रह होते हैं? शुक्र तो है ही है राशि वीनस लॉर्ड। वीनस वीनस गुरु। गुरु कहां से आ गया बताएंगे जरा? वीनस तो रहते ही है सर, वीनस। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि सप्तम स्थान में कोई ग्रह नहीं है, हम्म तो अगर कोई ग्रह होता तो उसके नक्षत्र में कौन है वो देखते, राइट। राइट राइट राइट। अब कोई नहीं है तो हम, शुक्र तो है ही है, लेकिन फिर और कोई शुक्र के नक्षत्र में है क्या? हाँ वो ये देखना पड़ेगा शुक्र के नक्षत्र में। कौन है? शुक्र के नक्षत्र, शुक्र का एक मिनट, शुक्र का नक्षत्र में आ रहा है, मार्स राशि लॉर्ड हो रहा है। सैटर्न नहीं दिख रहा है सर। सैटर्न भी शुक्र के नक्षत्र में नहीं है। चलिए हम बताते हैं, सिर्फ शुक्र ही शुक्र के नक्षत्र में है, यस सर, यस सर। हाँ हाँ राइट राइट सर, वीनस लिखा हुआ है, करेक्ट। STN। राइट। हाँ हाँ तो ऐसे बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल। में और किसको हमने कार्येश करके लेना चाहिए 7th हाउस के लिए? वीनस को। ये भी हमने बताया था आपको फिर वीनस आएगा जहाँ बैठे हैं वीनस में 6 में बैठे ना ना, ये ठीक है, लेकिन जहां पर कोई कार्येश नहीं हो रहा हो राशि लॉर्ड के सिवा, ऐसे परिस्थिति में आप 7th हाउस का कार्येश और किसे लोगे? खुद ही वो ही रहेगा जो जिसकी राशि है। उसके वो तो है ही सबलॉर्ड ना, को, उसके सिवा सबलॉर्ड को। उसके कस्पल सबलॉर्ड को। कस्पल सबलॉर्ड कौन है? शनि। शनि राइट। सैटर्न। हाँ यानी अब शनि बलवान कार्येश सप्तम स्थान का हो रहा है, और 6वें करेक्ट। स्थान में और भी ग्रह बैठे हैं 2 शनि के सिवा, तो वो लोग काम करेंगे ना हाँ 6वें स्थान का। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब हाँ शनि सर। के महादशा में इस व्यक्ति का विवाह हो सकता है, राइट। हम्म। ये चीज कंफर्म हो गई। अभी आप स्टेप 2 पे जाइए।
हम्म सेकंड हाउस और 11th हाउस बच गए, राइट। हम्म सेकंड हाउस में कौन है? राहु है। राहु है। तो राहु और राहु के नक्षत्र में जो ग्रह होंगे वो कार्येश होंगे, राइट। तो सेकंड हाउस के कार्येश कौन कौन हुए? राहु से बढ़ के ए लेवल पे राहु बी लेवल पे आया, राइट। हम्म तो ए लेवल पे कौन आएंगे? राहु के जो नक्षत्र में होंगे, राइट। हाँ राइट। सर मून मून होगा। मून, ठीक है। मून के बाद राहु, राहु के बाद जो राशि थर्ड लेवल पे रहती है कौन होगा? जो राशि सर, जो राशि है, गुरु राशि लॉर्ड। राशि का ना नक्षत्र सर। राशि जुपिटर ना जुपिटर ना ना ना, राशि लॉर्ड के नक्षत्र में जो हो नक्षत्र वो, में तो गुरु के नक्षत्र में अच्छा कौन है? गुरु का नक्षत्र में मरकरी है। केतु कहाँ है है केतु। मरकुरी? केतु नहीं नहीं सर केतु केतु है जुपिटर जुपिटर के केतु नक्षत्र में तो कोई है ही नहीं। केतु कोई है ही कोई नहीं सर, है, कोई ही नहीं है, गुरु के ठीक है। तो नक्षत्र थर्ड में एंड फोर्थ कोई लेवल नहीं पे गुरु खुद हुआ, राइट। गुरु खुद होगा। तो अब आपने 3 निकाले। अब आप लिखिए, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये आप भी नोट कीजिए। 7th हाउस के लिए आपने निकाला सैटर्न, और सैटर्न के बाद वीनस, राइट। और सेकंड हाउस के लिए आपने क्या निकाला? मून, मून के बाद राहु सेकंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे आपने निकाला जुपिटर, और फोर्थ लेवल पे जुपिटर ही होना है, राइट। मतलब तीन ही प्लेनेट हुए सेकंड हाउस के लिए, ओके। करेक्ट है? यस सर। यस सर। यस। अब बच गया 11th हाउस, जी सर। 11वां स्थान बच गया ना। यस सर। अब 11वें स्थान के कार्येश कौन हो रहे हैं, जरा कोई बताएगा हमें? सर मरकरी। मर्क्यूरी तो राशि लॉर्ड है भाई। सर इसका सर नक्षत्र 11वें स्थान का कार्येश तो शुक्र ही होगा एक, कैसे? कि शुक्र की राशि बैठी है और वो 11वें स्थान में? सॉरी 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 बुध की सर राशि। मरकरी का नक्षत्र सर बुध की लॉर्ड। मरकरी राशि बैठी है मरकरी ना। के ही नक्षत्र में है, मतलब मरकरी के नक्षत्र में मरकरी है। हाँ और मरकरी कौन है मर्क्यूरी के नक्षत्र में? और कोई नहीं है, और कोई नहीं तो है। और नहीं कोई है। नहीं है सर। राइट। अब मर्क्यूरी है डेबिलिटेटेड, वक्रीय भी है, जी सर। ठीक है, वो तो है। लेकिन सिर्फ बुद्ध ऐसे परिस्थिति में और किसको लेना चाहिए कार्येश ग्रहों में? कस्पल सब लॉर्ड 11th का कौन है? एक राहु। मिनट सर। राहु है। राहु है। हाँ राहु है सर, राहु है। राहु है सर। तो आप क्या लिखोगे 11th हाउस के लिए? मर्क्यूरियन राहु, राइट। अब आपकी एक बात तो कंफर्म हो गई कि शनि के महादशा में इस व्यक्ति का विवाह होना संभव है। अब आपके पास बाकी जो कार्येश ग्रह है वो भी है। अब क्या इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कौन सी भुक्ति और कौन सी अंतरा में इसका विवाह होने की संभावना है? सर जब 2 और 11 संबंध बनेगा तभी होगा ना। सर राहु की भुक्ति और सर बुध की अंतरा। जुपिटर की अंतरा सर। जुपिटर का कहां संबंध आया? आपने ग्रह लिखे, अब उसमें कहीं जुपिटर है नहीं क्या? सर, नहीं सर। मून की अंतरा हो सकती है। बुध या मून हो सकता है सर। बुध या मून हो सकता है। बुध सर उसके मून और खुद के राहु। नक्षत्र में है ना। चलिए आपसे एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल करते हैं, वो तो हम बाद में आएंगे, कौन सी दशा भुक्ति अंतरा। क्या इस व्यक्ति का प्रेम विवाह हो सकता है? क्या हो सकता था या हुआ था? अच्छा एक सेकंड। प्रेम 5वां स्थान तो रिक्त है, वहां कोई ग्रह नहीं है। सर गुरु 12th की हाउस राशि का बैठी है। कस्पल सबलॉर्ड भी सैटर्न ही है। वो तो 12th हाउस ना। अभी हमारी Fifth क्या का। बात हो रही है? 5th की बात चल रही है। फिफ्थ हाउस देखना होगा ना। हाँ, फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड राहु हो रहा है। होगा ना सर। राहु क्या सर इसका कनेक्शन हो है दोनों सकता में? है। किस तरह से? राहु का फिफ्थ का कस्पल सब लॉर्ड हो रहा है राहु, और राहु Correct. बैठा हुआ है मून के उसमें। राहु तो मून सेकंड जो हाउस में ही है- बैठा हुआ है ना। जी सर। हाँ राहु तो
सेकंड और फिफ्थ का कनेक्शन बना। राइट। तो अगर डीबीए में राहु आता है तो लव मैरिज हो सकता है, राइट? जी सर। बिल्कुल सर। सर 5th और 7th का बनना चाहिए ना लव मैरिज में तो। 5th 7th का Second कार्य, और 11th का बनना। एक मिनट रुक जाइए। शनि 7th हाउस का कार्य बन रहा है क्या? सब बन लॉर्ड रहा है है ना ना? सर? यस सर। बन हाँ। रहा है जी सर। जी सर। और राहु किसके राशि में बैठा है? गुरु की। गुरु की राशि में। राशि आपने कहां से देखनी होती है ग्रह की? अच्छा। अरे हाँ सॉरी सर। शनि की राशि में। हाँ शनि की राशि में। तो किसका मकर कार्य राशि में। करेगा? वो किसका काम करेगा? शनि हाँ का। ठीक है सर। शनि का। शनि से ज्यादा वो करेगा, राइट? जी सर। तो 5th हाउस लेकर के चलेगा। 11th हाउस से राहु कनेक्टेड है, 2nd हाउस से राहु कनेक्टेड है, और क्योंकि शनि 7th हाउस से कनेक्टेड है तो राहु भी कनेक्टेड हुआ ना। जी सर। सर अब एक अगर बार उस फिर से एक्सप्लेन कीजिए सर, पूरा फिर से एक बार सर। 5th का कैसे क्या? फिफ्थ हाउस का कार्य कौन कौन हो रहा है? गुरु तो राशि लॉर्ड है, वो तो हो रहा है। गुरु के नक्षत्र हाँ। में कोई ग्रह है? नहीं। तो गुरु तो लास्ट लेवल पे हुआ। अब गुरु से पहले कौन होगा? वहां का कस्पल सब लॉर्ड होगा। हाँ बुध। कौन है कस्पल सब लॉर्ड? अच्छा 5th का यस, राहु है। राहु 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 है। अब आप बोलोगे कि 7 से कैसे उसका कनेक्शन बन रहा है, राइट? 5th 7 का नहीं होगा। हाँ। तो हमने आपको एक और आपको हमने प्रिंसिपल बताया था कि जब 2 7 11 आप देखते हो तो 7th का जब 2nd से कनेक्शन नहीं आता, 11th से नहीं आता, लेकिन 2nd का 7 से आ जाए या 11th का 7 से आ जाए, राइट? या परिवार में वृद्धि क्या होता है? 2 11 होता है, राइट? उन दोनों का भी एक दूसरे से आ जाए या एक का भी दूसरे से आ जाए, और सप्तम का जो सबलॉर्ड हो वो सप्तम के लिए विरोधक न हो, बलवान विरोधक न हो, राइट? सप्तम को। अच्छा। आपको समझ में आ रही है बात हमारी? सर ये तो हो रहा है ना विरोधा शनि। शनि बलवान विरोधक नहीं हो रहा है क्योंकि छठे स्थान में और भी ग्रह हैं। छठवें स्थान का कस्पल सबलॉर्ड भी शनि हो रहा है, हम आपको बताते हैं। थर्ड हाउस को भी लेके चल रहा है शनि। 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड भी है, 6th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, और 10th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है, और 12th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड है। बराबर है? करेक्ट है ना? यस सर। अब जहां जहां बलवान कार्य शनि हो रहा है वहां राहु होगा। यस सर। राइट? तो राहु किसको किसको कनेक्ट करेगा? 7th हाउस को भी कनेक्ट कर सकता है, 11th को भी कनेक्ट कर सकता है, 2nd को भी कनेक्ट कर सकता है। यानी डीवीए में राहु का होना बेहद जरूरी है। ये तो सही है? जरूरी है। बिल्कुल सर। करेक्ट। लेकिन 7th हाउस को और पुश करने के लिए कौन से और ग्रह का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है? क्योंकि शनि आ गया, राहु आ गया। मून का लग रहा है मुझे को। 7th हाउस से मून का कहां से संबंध आया? अच्छा। सर शुक्र वीनस का। सर वीनस का। वीनस का। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि ये 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट? क्योंकि एम्प्टी हाउस है ना वो 7। तो अब सैटर्न वीनस राहु में इस व्यक्ति का विवाह हुआ, सैटर्न वीनस राहु। और अगर आप ट्रांजिट देखोगे जो हमने हमारे उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है जिसमें हमने टाइमिंग लिखा है, टाइमिंग बताया है, राइट? तो जो ट्रांजिट के हिसाब से इनका विवाह दोपहर के 1:15 के पहले होना चाहिए था, 1:15 के पहले, राइट? अब सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट है तो इनका रजिस्टर्ड मैरिज हुआ, और उस दिन दोपहर को 1 बजे जब लंच टाइम शुरू होता है रजिस्ट्रार का,
उस समय 1 से 1:15 के बीच में रजिस्ट्रार के पास इनका विवाह हुआ, ठीक है। ट्रांजिट 1:15 बजे खत्म हो रहा था। कोचर समझ में आ रही है आपको बात? अगर आप उस दिन की जो ये निकालेंगे, अगर आप टाइमिंग ऑफ इवेंट्स में देखेंगे वीडियो में, तो हमने क्लियर कट एक्सप्लेन किया है कि जो ट्रांजिट है, गोचर है, सुबह को कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे खत्म हुआ। ऑलराइट, आपको अब ये जो डीबी का कॉम्बिनेशन है ये किस तरह से निकालना है ये तो समझ में आ गया। हेलो, अब सब तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ यस सर। तो डीबी का कॉम्बिनेशन किस तरह से ढूंढना है, किस तरह से निकालना है ये तो समझ में आ गया ना आपको। जी सर। तो यही इंपॉर्टेंट होता है जब आप टाइमिंग देखने जाते हो। ऑलराइट। सर ये आपने कोई रिकॉर्डिंग में बताया था क्या सर? बिल्कुल, कौन सी वाली? टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की जो हमारा वर्कशॉप हुआ था हम्म। पिछले महीने के अंत में, वो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है सर। मेरे ख्याल से 28-29 जनवरी के आसपास कुछ रहा होगा, वीकेंड ही था, सैटरडे या संडे था। ठीक है सर। तो वो आप देखोगे तो उसमें आपको पूरे क्लियर कट डिटेल्स दिखाई देंगे। अच्छा, और किसी की कोई क्वेरी, कोई सवाल? सर जैसे राशियों का जो नेचर है वो तो हमें राशि चार्ट से देखना होगा ना कि ड्वेल में है कि फिक्स्ड में है। जैसे हमने आपको कोई बताया कि ग्रह। राहु हालांकि सेकंड हाउस में दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी राशि जो है कौन से राशि में हो, या तो राशि चार्ट में आप देखोगे या तो फिर उस टेबल में देखोगे, हाँ ठीक है। टेबल ऑफ प्लैनेट्स। भाव चलित में नहीं देखना है ना फिर उस कंडीशन में? राशि चार्ट में। भाव चलित में तो राशि हाउस में ही चेंज हो देखना रहा है ना, राशि में ही देखना है। हम्म। आपको भाव चलित में ये दिखाई देता है कि वो हाउस कौन सी राशि से गवर्न हो रहा है, वो नंबर लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन आगे की राशि का ग्रह भी उसमें आ जाता है। राइट। ओके सर जैसे किसी हाउस में 12-12 नंबर आते हैं तो हम एक तो ये सोच सकते हैं कि वो फॉरेन से रिलेटेड कुछ होगा, या फिर 12 क्या नंबर आना यानी 12वीं राशि आना। 12वीं राशि आना कि 12वां भाव आना। 12वां भाव अलग हुआ, राशि अलग हुई ना। अभी ये जो हमने हॉरोस्कोप अभी लगाई थी कुंडली, उसमें अगर आपने देखा होगा तो 12वीं राशि है 5वें स्थान में थी। तो 12वां भाव तो नहीं हुआ ना, 12वां भाव में तो तुला राशि थी। अच्छा हाँ। लिशा जी, एनी क्वेश्चंस? सर सर, राशि चार्ट क्वेश्चन है। में सर राशि चार्ट में 7th हाउस में मंगल और शनि बैठे हैं, तो क्या अपन ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या सर कि शादी कोई इतनी मतलब अच्छी नहीं रहेगी? मंगल और शनि दोनों क्रूर ग्रह है, ऐसा भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल, झगड़े भी हो सकते हैं दोनों के। जी सर। लिशा गुजर जी, आर यू देयर, आर यू लिसनिंग? ओके, एनी अदर क्वेरीज? गुजर सर जी, इसमें क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन है एक। बोलिए अनिका जी। सर जैसे शनि 6 में बैठा था वैसे वो निगेट कर रहा था, बट उसके साथ और भी प्लैनेट्स बैठे थे, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। तो फिर मतलब शनि का सेवेंथ उधर हाउस से के क्या और कोई होगा? कार्य ग्रह थे भी नहीं ना सेवेंथ हाउस के। जी सर। तो इसका मतलब शनि ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसको नहीं मिली, वो कस्पल सबलॉर्ड सेवेंथ हाउस के शनि, जी। तो शुक्र से ज्यादा शनि वहां ध्यान देंगे और शनि से ज्यादा राहु। जी सर। राहु के ऊपर तो सेकंड हाउस में बैठे ही थे राहु, 11th हाउस की जवाबदारी भी थी बुध के साथ उनके पास, और 7th हाउस की भी। यस सर। हाँ गुरुदत्त जी, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज? नो सर, मैं गो थ्रू करूंगा। ओके, अब तक आपको समझ में आ रहा है यानी? सर आपने जैसे बताया था कि अगर राहु
सूर्य के राशि में आके बैठ जाए तो सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये वाला चीज अगर ये अपने केपी चार्ट में देखेंगे ना, राशि चार्ट में देखेंगे, राशि जब आप देखोगे कि कौन सी राशि में राहु बैठा है तो राशि चार्ट में देखोगे ना। अच्छा अच्छा। सर अगर सपोज करिए सर राशि चार्ट में ऐसा नहीं हो रहा बट केपी चार्ट में हो रहा है, तो इसका कुछ इम्प्लीकेशन अपने अलग से लेंगे क्या? केपी चार्ट में कभी राशि नहीं बदलती ना, भाव बदलते हैं। हाँ जी। हाँ सर, भाव बदलते, करेक्ट 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 करेक्ट। राशि और प्लैनेट की डिग्रीज नहीं बदलती हैं। ठीक है सर। राइट। यस सर। ओके। राकेश जी, राकेश गर्ग जी, यस सर, यस सर। बोलिए, आपको ये पूरा समझ में आ गया? सर थोड़ा थोड़ा आ गया सर, पूरा तो नहीं आया सर। हमारी आप रिकॉर्डिंग देखोगे हमें लगता है। प्रवीण जी, आपको समझ में आ गया? प्रवीण जी, आपको समझ में आ गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कीजिए। सर हाँ जी। सर इसमें केतु केतु कर्क राशि में बैठा है। हाँ? तो चंद्र को ग्रहण लगा हुआ है। हाँ, चंद्र को ग्रहण लगा और चंद्र 8th में चला गया, तो 8th को भी खराब करेगा। तो मतलब क्या हुआ, 8th को खराब करेगा तो पीड़ाई और बढ़ा देगा कि पीड़ाई कम कर देगा? आते हैं उस पर। हाँ प्रवीण जी। मेरे को सर एक चीज ये क्लियर हो गई, सीधा सीधा अगर राशि देखनी तो राशि चार्ट देखेंगे, भाव चलित में देखे ना पोजीशन तो पोजीशन वहां से देखेंगे। बिल्कुल। सीधा वो क्लियर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राइट। किसी भी भाव का अगर कोई भी कार्यश नहीं मिलता तो कस्पल सबलॉर्ड उसका मेन कार्यश हो जाता है। राइट। और एक सर जैसे कि राशि लॉर्ड के पहले वहां के नक्षत्र ज्यादा काम यस वहां का कस्पल सबलॉर्ड करता है। कस्पल सबलॉर्ड करता है। मेरे पास भी सर एक कितनी जुड़वा बच्चों की कुंडली आई थी, तो उसमें उनके फादर ने बताया था, मेरे ऑफिस में ही है, तो उन्होंने बताया था कि उनकी दोनों की अलग अलग ओवरी में मतलब वो कंसीव हुए थे। तो एक का रंग काला, एक का रंग गोरा है, एक का स्वभाव तेज है, एक थोड़ा सा डरपोक है। मतलब दोनों लड़कियां हैं, उनकी भी मतलब डेट में 1 मिनट का फर्क है, डेट कह रहा हूँ सॉरी, टाइमिंग में। एक साढ़े 8 सुबह का, एक 8:31 सुबह का है। मतलब उनके नेचर में काफी फर्क है। जैसे मैडम कह रही थी कि सब लॉर्ड वगैरह नहीं होते, वो तो दो मिनट का ये फर्क बता रहे थे, आप 1 मिनट का बता रहे हो। देखिए हाँ जी, वैसे प्रैक्टिकली आप देखोगे तो उतना पॉसिबल नहीं है 1 या 2 मिनट। वो होता जो है अपने अंदाजे से लिखते हैं। क्योंकि मैंने उनसे पूछा सिजेरियन में तो होता है सर। वो सिजेरियन सिजेरियन रहता है तो 2 मिनट तो सर कर सकते हैं ना, 2 मिनट से ज्यादा थोड़ी लगता है। सिजेरियन अगर होगा तो 2-3 मिनट हो सकता है सर। सिजेरियन ही है ना सर। उन्होंने फिर ठीक है। करा, उन्होंने बोला कि एक बच्चा लाके दिया गोदी में, उसके 1 मिनट बाद दूसरा बच्चा ला दिया, ये जी आपके दोनों बेटी हुई हैं। तो मतलब ये भी सिजेरियन था। सिजेरियन। हाँ, तो उसमें 2 से 3 मिनट हो सकता है फर्क। हाँ सर। बाकी नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ जी। सर डिवोर्स के लिए कौन सा सबलॉट देखना चाहिए सर? डिवोर्स के लिए आपको देखिए 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर ये 6ठे, 12वें और 10वें स्थान का कार्यश होता होगा तो ऐसे परिस्थिति में डिवोर्स होता है। और ये कब होगा? 10वां और 12वां। देखिए 7वें का विरोधक 6वां है। हाँ जी। 11वें का 10वां है, उस मनुष्य का 12वां है और सेकंड हाउस का पहला है। 1, 6, 10, 12। हाँ, तो ये जब आप लेंगे ना और इसमें से अगर वो कार्यश हो रहा है किसी एक का या 2 का 7th कस्पल सबलॉर्ड, तो ऐसे परिस्थिति में डिवोर्स हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात, ये कब डिवोर्स वाली परिस्थिति आती है कि जब ये हाउसेस के बलवान कार्यश की डीबीए चलेगी, उस समय ये श्योर एंड सर्टेन है कि डिवोर्स होगा। मतलब नेटल लेवल पे प्रॉमिस होना जरूरी है सबसे पहले। एंड वाइसा वर्सा भी आप ले सकते हो
यानी हमने अभी जो हाउसेज गिने वो थे 1, 6, 10 और 12, बराबर। हाँ जी। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस का भी ये सब हाउसेज लेके चल रहा है या सिक्स हाउस का भी ये सब हाउसेज लेके चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में भी वो हो सकता है, या 10th का या 12th का। मतलब सर 6th की यदि डीबीए चल रही हो और ये सब कुछ कॉम्बिनेशन हो रहे हो तो भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? बलवान कार्यश होना बेहद जरूरी है ना। अच्छा। वैसे कॉम्बिनेशन तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब वो बलवान कार्यश होगा, वरना तो झगड़ा होता है, पैचअप होता है, मामला खत्म हो जाता है। कईयों के चार्ट में सर 1, 6, 10 भी आ रहा होता, 2, 7 भी आ रहे होते, मतलब 2, 7, हाँ, तो झगड़ा भी होगा, लेकिन जब बलवान कार्यश पॉजिटिव हाउस का होगा तो नेगेटिव रिजल्ट कम होते हैं। सेपरेशन होता है टेम्पररी, फिर जुड़ के साथ में मिलके रहते हैं। जी सर। और सर सेकंड मैरिज के लिए क्या देखते हैं? पहले बच्चे के लिए क्या देखते हैं? 5th हाउस। सेकंड बच्चे के लिए 7th हाउस। 7, थर्ड बच्चे के लिए 9th हाउस, 9th। हाँ। और फोर्थ चाइल्ड के लिए 12th। 12th कैसे होगा? 11th होगा, तो फर्स्ट मैरिज के लिए 7, तो सेकंड मैरिज के लिए 9th। नहीं, 9th। थर्ड मैरिज के लिए 11। करेक्ट। करेक्ट। जनार्दन जी, मिस्टर जनार्दन, गुरुजी। कल आप चोरी का कुछ बता रहे थे, राइट? हाँ सर गुरुजी। तो ये ऐसा कहीं कोई ये नहीं लगा लेवे प्रिंसिपल की पहली बार चोरी हुई तो 8th हाउस, दूसरी बार चोरी होगी तो 10th हाउस, ऐसा नहीं लगा लेना, मेहरबानी कीजिए। हर चोरी का 8th हाउस ही होता है, ठीक है? ओके गुरुजी। हाँ। सर ये मैरिज वाला जो आपने बताया, जैसे फर्स्ट मैरिज 7th, सेकंड मैरिज के लिए 9th और थर्ड मैरिज के लिए 11th, सर ये कैसे देख रहे हैं सर? ये एक बार वापस बताइए ना, मतलब वो चाइल्ड के लिए भी अगर अपने कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ऐसा माना जाता है ना कि उसकी छोटी बहन होगी सेकंड वाइफ यानी। हाँ। अच्छा, समझ गया। तो वो थर्ड कैलकुलेट हो जाएगा वहां से। यस। और सर चाइल्ड के लिए तो उससे पहले ही क्लियर किया था, 5th, 7th, 9th, 11th। 9th, 11th, ठीक है सर। यस सर आप 8th का क्या बोल रहे थे? आवाज कट गई थी कि 8th का सब चीज के लिए 8th का 8th ही रहेगा, क्या चीज बोल रहे थे सर? भावना जी आपका 3rd 8th का कनेक्शन है। आपकी इंटरनेट जो है ना 3rd हाउस वाली, वो कहीं ना कहीं 8th हाउस से कनेक्टेड है, इसके लिए आवाज कट जाती है बीच में। हाँ तो सर वो वापस बता दीजिए सर। हाँ, वो ऐसे है ना नहीं थी ना इसलिए। कि जनार्दन जी ने कहा था कि इनकी जो है पॉकेट किसी ने मार लिया, चोरी हो गई कुछ। अच्छा। हाँ, तो हमने कहा कि ये 8th हाउस से हुआ है, 8 सेकंड और या 8 11 का कनेक्शन होगा तो वो चीज वापस मिल जाएगी, ठीक है? ठीक है सर। तो हमने अभी ये बताया कि पहली चोरी हुई तो 8th हाउस, दूसरी चोरी हुई तो 10th हाउस, तीसरी चोरी हुई तो 12th हाउस, इस तरह से नहीं गिनना। हर चोरी 8th हाउस से ही देखी जाती है। हाँ सर। हाँ। हाँ सर और ये चंद्र केतु का ये 8th हाउस का ये बता दीजिए ना सर, कि 8th हाउस की पीड़ा कम करेगा कि बढ़ाएगा? अब चंद्र क्या है उस राशि में, उस चार्ट के लिए, और कौन से लग्न की कुंडली थी? सर ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक लग्न के लिए चंद्र क्या है? भाग्येश है। भाग्येश है कि भाग्येश है? सर लगन का स्वामी है ना चंद्र, तो वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक लग्न है। वृश्चिक। अच्छा हाँ। वृश्चिक लग्न के लिए चंद्र भाग्येश हुआ या भाग्येश हुआ, जरा बताएगा कोई? हाँ सर। हाँ। भाग्येश। हाँ। भाग्येश हुआ।
हाँ सर, हाँ अब बातचीत यही अगर वीक हो जाए तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है, फिर तो अच्छी और बात है। अगर वो 8वें स्थान में जाके हाँ वीक हो जाए तो अच्छी बात है, और उसको और ग्रहण लग जाए वहां पर तो और अच्छी बात है ना। जी सर, हाँ 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 हाँ, तो हाँ, अभी आप बताइए, अब अच्छे फल देगा बुरे फल देगा? तो अच्छे ही देगा। वो बुरे वीक फल इंसान देने कर ही क्या सकता है? वीक जो होता है वो कर ही क्या सकता है? वो करेगा तो अच्छा ही करेगा, वरना बुरा क्या करेगा? उसमें ताकत ही नहीं है। जी सर, हाँ हाँ बोलिए। हाँ प्रवीण जी। हाँ सर, मतलब वही बुरे फल देने में सक्षम नहीं है, उसके अंदर की पावर कम हो गई। वैसे तो फल ही देने के लिए सक्षम नहीं है। एक आदमी जो ऑलरेडी आईसीयू में पड़ा है उसका बोलोगे बुरा काम कर पाएगा वो? हाँ, वो सही बात बोलेगा है भैया सर। करूँ तो अच्छा ही करूँ, बचना है मुझे। हाँ जी, सही बात है सर। हाँ बराबर भावना जी। जी सर। हाँ सर यही बादकेश दिमाग से निकल जाता है हर बार चेक करते हुए। ठीक है। दीपा जी, दीपा प्रकाश जी, Hi, sir. Yes, sir. एनी क्वेरीज? No, no, sir. फुली अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग? Yes. ओके ओके ओके। और किसी की कोई क्वेरीज? अनिता जी आपकी कोई क्वेरी? सर मेरी एक क्वेरी है, पूछूं? पूछिए, हमने तो आपसे पहले भी पूछा था। सर जैसे कि डिवोर्स के लिए हम 7th कस्पल सबलॉट देखते हैं, अगर 1610 देता है क्या? मानते हैं कि मान लीजिए कि अगर 7th कस्पल 1610 12। हाँ जी सर, 1610 12 अगर नहीं देता 7th कस्पल सबलॉट, तो क्या हम फर्स्ट या फिर 6th या फिर 10th या 12th कस्पल सबलॉट देख सकते हैं या बिल्कुल। नहीं देते? ओके ओके सर। लेकिन अगर ये इस तरह की कुछ भी घटना होगी तो उस समय ये पांचों या चारों हाउसेस के बलवान कार्येश उस समय एक्टिव होंगे डीबीए में। जी सर। गौर कीजिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर वो उस हाउस के बलवान कार्येश हुए तो ही वो डिस्प्यूट डिवोर्स तक जाएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। जी सर। कई किस्से ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा मतभेद होके, बहुत ज्यादा झगड़े होके कई सालों तक लोग अलग रहते हैं, लेकिन डिवोर्स नहीं लेते एक दूसरे से। डिवोर्स तक बात ही नहीं जा पाती कभी कभी। तो वो इन्हीं सब कारणों की वजह से इसी तरह से रिफ्लेक्शन होता है, इसी तरह से हमें वो रिफ्लेक्ट होकर मिलता है इसके अंदर। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? हम्म। सर बैंकरप्ट के लिए फिर क्या कॉम्बिनेशन देखेंगे? आपको क्या लगता है, जब आपने अब तक सीखा है उसमें जी से सर। आपको क्या लगता है? सर सेकंड हाउस को नेगेट करेगा वो लेंगे। और और 11th को नेगेट करेगा वो लेंगे। 6th और सिक्स और हाउस इन्वॉल्व होना 6th चाहिए। हाउस को। एकदम सीधा सीधा लॉजिकल है इसके अंदर मामला। जहां 2 8 12 कनेक्ट हो गए और 2 8 12 के बलवान डीबीए का समय चल रहा होगा। बैंकरप्ट होना का मतलब क्या है? ठंडन भोपाल, राइट? दिवालिया। कुछ है ही नहीं, कुछ वेल्थ नहीं है, कुछ दिवालिया हो गया, बराबर है। हाथ ऊपर कर दिए कहते हैं ना मार्केट में, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो आदमी के पास वेल्थ नहीं है देने के लिए। तो सेकंड हाउस किसको प्रमोट कर रहा है? 8 और 12 को प्रमोट कर रहा है, राइट? जी। तो 8th क्या है? सामने वाले का धन स्थान है, जिसे पैसे देने हैं उसका धन स्थान है। जी सर, हाँ। और 12th क्या है? पैसे दे देना, खत्म कर देना, जो है वो दे देना, और फिर और जो बाकी जो देने वो नहीं बन रहा, तो 2 8 12 होगा। अच्छा, तो 2 8 और 12 लेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम नॉर्मल लॉजिक है। ठीक है सर। और फिर डीबीए में जब उनका बलवान कार्येश कोई 2 का कनेक्शन आएगा तभी 8 और 12 का होगा और सेकंड के लिए नेगेटिव इफेक्ट देने वाला होगा। अच्छा। यस मिस्टर बगारिया। सर जैसे हम लोगों ने रीमैरिज के लिए देखा वो फर्स्ट 7th 9th और 11th, सर ये तो इसमें ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो सेम पर्सन से हो रहे हो?
डिवोर्स होने के बाद में दो तरीके होते हैं, या तो एनलमेंट ऑफ डिवोर्स होता है, ठीक है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड मैरिज। हम्म कोर्ट से या म्यूचुअल कंसेंट से जो डिवोर्स फाइल किया है वो कोर्ट का ऑर्डर होने के पहले विड्रॉ कर लिया हाँ तो डिवोर्स हुआ ही नहीं। हम्म और कभी कभी डिवोर्स का ऑर्डर होने के बाद भी दोनों को कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों कोर्ट में खड़े होके हम्म, एनलमेंट की पिटीशन फाइल करते हैं, ज्वाइंट पिटीशन, अच्छा ये डिवोर्स को रद्द किया जाए, हाँ राइट। ये सर मतलब सर जो आप बोल रहे हो कि डिवोर्स होने के बाद मतलब मेरे पास कोई ऐसे जानकार है जिनका जिनका डिवोर्स हो गया था, वो 14-15 साल लग रहे, फिर उनका 15 साल बाद वापस अगेन उनका शादी हुआ। यानी उसी कोर्ट के के देखिए, रीमैरिज होना अलग चीज है और एनलमेंट होना अलग चीज है। सर रीमैरिज हुआ था उनका। रीमैरिज आप 9th हाउस से देखोगे, अगर उनका सेकंड मैरिज है तो, जिसका भी सेकंड मैरिज है उसका 9th हाउस, राइट। सेकेंड मैरिज है लेकिन फ्रॉम द मतलब टू द सेम पर्सन है। हाँ जी, तो वो दोनों की, अभी आप जैसे नॉर्मल वैदिक कुंडली से आप देखते हो गुणकूट मैच करते हो, राइट। सर क्या बोले, आपकी और आवाज कट गई सर। गुणकूटा मैच करते हो वैदिक कुंडली में, लेकिन जब भी आप केपी में देखते हो ना, तो हम्म। गुणकूटा का तो आप डेटा लेके चलते हो, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों की आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इसका आप अंदाजा लेते हो, तभी आप हाँ करते हो शादी के लिए। करेक्ट सर। तो ये चीज है। और दूसरी चीज, हमने जो आपको एनलमेंट ऑफ डिवोर्स बताया ना, हम्म। अब एनलमेंट ऑफ मैरिज भी होता है, अगर आपको नहीं मालूम हुआ तो वो भी बता दे। एनलमेंट ऑफ अच्छा मैरिज क्या होता है कि बिना डिवोर्स लिए शादी को ही रद्द कर दिया जाए, अच्छा। है ना। और दूसरा एनलमेंट ऑफ डिवोर्स क्या होता है कि डिवोर्स ले लिया है लेकिन उस डिवोर्स के ऑर्डर को ही रद्द करवा दिया जाए, आपस में कॉम्प्रोमाइज करके कोर्ट में खड़े होने होके और कोर्ट से ही ऑर्डर मांगा जाए कि आप इस डिवोर्स को रद्द कर दो, ठीक है। अच्छा अच्छा। और दोनों हालतें कब होती है कि शादी जिस समय हुई उस समय मूल नक्षत्र होगा हम्म तो वो एनलमेंट पे आ जाएगा या डिवोर्स पे आ जाएगा, राइट। करेक्ट। लेकिन अगर आपने डिवोर्स जिस समय लिया है, जिस समय आपने फाइल किया म्यूचुअल कंसेंट से, हम्म और उस समय मूल नक्षत्र है, हम्म। तो आज नहीं 15 साल बाद भी आप उसको रद्द कराओगे, या फिर अच्छा वापस से शादी करोगे और वापस उसी स्टेज पे आ जाओगे जहां पे आप थे पहले। मतलब समझ गए मूल सर। नक्षत्र में जो भी काम करेंगे मतलब उसका उल्टा ही होगा एक तरीके से, और असफल होगा। वापस रिवर्स होके उसी स्टेज पे आएगा। ओके। ठीक है सर। राइट। तो एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर क्वेरीज? जी सर, मेरी है। बोलिए भावना जी। सर, अपना पैसा किसी को दिया हुआ होता है, हाँ, लोन दे रखा था अपन ने, तो वो कब आएगा उसके लिए सेकंड एंड 11 देखेंगे ना सर? 2611। 2611 देखेंगे क्या सर? यस। अच्छा, और सामने एक वाले का और। एक्सपेंडिचर, सामने वाले का खर्चा, उसका 12वां स्थान है, आपका 6वां स्थान है। जी सर, जी सर। और सर, बहुत से लोग बोलते हैं सुसाइड कर लेगा, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं? सबसे पहले तो उसका मून वीक होना चाहिए। अच्छा, फिर? और अगर मून वीक है, मून से कनेक्टेड और 8th हाउस एंड 12th हाउस से कनेक्टेड, अगर बलवान कार्येश की महादशा यानी डीबीए चले तो उस समय इंसान सुसाइड कर सकता है। 8 और कौन सा? 8th एंड 12th। 12th। मून वीक हो, मून 8th हाउस में हो, मर्क्यूरी वीक हो और 8th एंड 12th का कनेक्शन हो, 8th एंड 12th के बलवान कार्येश के समय और उसी समय मर्क्यूरी एंड मून के इन्वॉल्वमेंट हो डीबीए में, तो इंसान सुसाइड कर सकता है। ठीक है सर। मर्क्यूरी क्या है? ब्रेन है, राइट। इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, राइट। जी सर, हाँ। मून क्या है? मन है। जी सर। ये जब दोनों फेल हो जाएंगे
और 8th एंड 12th बलवान, मतलब 8th एंड 12th के बलवान कार्य जब चलेंगे तो इन्हें बाय डिफॉल्ट सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी, राइट? जी सर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसके लिए सर इसमें करेज वाला भी कुछ होना चाहिए। नहीं करेज की तो जरूरत ही नहीं है ना उसके अंदर। कि मरने के लिए भी कुछ ना कुछ करेज होगा, डरपोक होगा तो कर ही नहीं पाएगा। नहीं, डरपोक इन द सेंस कैसा है कि जो आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है उसको करेज की जरूरत ही नहीं होती, उसका फ्रस्ट्रेशन ही उसका करेज होता है। उसको कोई हथियार उठा के खुद को काटना है नहीं, फांसी लगा के मर जाएंगे, ट्रेन के नीचे चले जाते हैं लोग। सर कोई कोई क्या बोलते हैं, चंद्र मजबूत होता है ना तो वो लोग कर लेते हैं, मन मजबूत है मेरे को ये करना है तो करेंगे वो लोग वो चीज। नहीं, वो तो हिम्मत वाली आप बात बोल रहे हो। सुसाइड करने के, देखिए जिसको हिम्मत होती है वो सुसाइड नहीं करता। हाँ वो भी है, हाँ। नेगेटिव इफेक्ट होगा जिसे तभी। फेस करना आता है दुनिया को, हम्म है ना, वो बैंकरप्ट नहीं डिक्लेयर करता खुद को, राइट? बराबर सर। हाँ, तो बस वैसी चीज है ये। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? आज अरुण जी नहीं आए हुए दिख रहे हैं। नहीं सर, आए नहीं। ओहो हो। सर कल वाली क्लास यूट्यूब पे है ना सर? बिल्कुल 7 बजे लाइव हो चुकी है शाम को। ठीक है सर, हाँ ठीक और है। आज की भी क्लास जो है वो कल शाम तक लाइव हो जाएगी। ठीक सर है मास्टर्स कोर्स कब से होगा सर तकरीबन? 22 तारीख है उसके बाद से, क्योंकि जो नववर्ष शुरू हो रहा है वो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, राइट? और टाइमिंग यही रहेगा डेली? टाइमिंग यही रखने की कोशिश करेंगे या फिर सैटरडे एंड संडे रहेगा। मैरिज उसकी से रिलेटेड भी कोई ड्यूरेशन क्या वर्कशॉप रहेगी? बना रहे हैं सर? मैरिज से हमारे रिलेटेड हमारे विचार में अभी फिलहाल 2 वर्कशॉप चल रहे हैं। एक तो मैरिज के संबंध से है और दूसरा है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, यानी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल और सब चीजें। अच्छा, उसमें हमें ये पता लग जाएगा सर कि स्टॉक में जैसे कोई इन्वेस्ट करता है तो बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, वो हम मतलब निकाल सकते हैं जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल फ्यूचर ऑप्शन में डील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो तो बढ़िया कोर्स होगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो दोनों के लिए भी वर्कशॉप करेंगे। और सर क्या अलग कोई अलग स्टॉक मार्केट के लिए कुंडली ठीक है नहीं है ये भी देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके डीबीए के समय ही वहां इन्वेस्ट करके और पैसे पैसे बना पाएंगे लोग, सर बिना इसके डीबीए के नहीं होगा। इसके लिए कॉम्बिनेशन सर 5th हाउस से देखेंगे, 5th 11th 5th का तो होना ही होना चाहिए। 5th कस्पल सब लॉट से देखेंगे। यस। हाँ बोलिए, और कोई कुछ बोल रहा था ना? सर किसी का 5th और 11th नहीं है तो वो खुद तो शेयर और स्टॉक मार्केट में खुद के पैसे नहीं इन्वेस्ट कर, मतलब ऐसा करेगा तो उसको फायदा नहीं है। लेकिन अगर वो किसी और के पैसे करवाता है, जैसे ब्रोकर बन जाता है, तो वो हो सकता है। ब्रोकर बनने के लिए भी आपका 3rd हाउस सही चाहिए ना, हाँ 311 चाहिए ना। ठीक है सर, हाँ हाँ। तो उसमें 3, 5, 11 आ जाए तो खुद के भी कर सकता है अच्छा, और दूसरों के और भी कर सिर्फ सकता है, 3, 11 आए तो तो दूसरों को करना सही रहेगा। दूसरों के लिए सही रहेगा। ठीक है सर। दूसरों के लिए, और फिर जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट के लिए ही करे वो, दूसरों के लिए। अब हाँ जैसे सर क्वेश्चन ही यही हो कि मेरे को स्टॉक मार्केट में फायदा होगा या नहीं, तो उसके लिए होरारी चार्ट बनाएंगे, उसका सीड नंबर लेकर के, और फिर उसका मतलब 11th कस्पल सब लॉट देखेंगे। और फिर देखिए, अगर वो एक लिमिटेड क्वेश्चन है पर्टेनिंग टू एनी पर्टिकुलर कंपनी या एनी पर्टिकुलर पीरियड, तो वो प्रश्न एस्ट्रोलॉजी तक ठीक है। लेकिन अगर आप ओवरऑल ये देख रहे हो कि भाई हमारा लक कैसा है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के लिए, तो वो तो आपके नेटल चार्ट से भी मालूम पड़ेगा और आपको पीरियड्स भी मालूम पड़ जाएंगे कि कौन से डीबीए में ये काम करना चाहिए और फिर किस टाइप की कंपनियों के साथ करना चाहिए। फॉरेन सभी इंफॉर्मेशन डीबीए से मिल जाती है। फॉरेन से करनी चाहिए, इंडियन से करनी चाहिए, उसका मतलब क्या नेचर होना चाहिए, पेट्रोलियम है, कार बिल्कुल इंडस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल, वो नेटल चार्ट से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है।
ओके, तो हमारे ख्याल से आज के क्लास का समय अब खत्म होने आ रहा है। किसी और को कुछ क्वेरी हो तो एक आखिरी मौका। सर तो यदि फिर अगर आपने कुंडली में स्टॉक मार्केट के गुण नहीं है तो और घर वाले के किसी के है, तो उनके नाम पे डीमेट अकाउंट ओपन करके खुद हम डील कर सकते हैं कुछ शेयर बिल्कुल उनके नाम पे। लेकिन मेरी समझो कि कुंडली खराब है, नहीं है, वाइफ की ठीक है, उसके 511 के गुण हैं, तो उसके नाम पे डीमेट अकाउंट ओपन कर रहा है, मैं चला रहा हूँ, चलेगा इसे? उनकी उनकी कुंडली देखनी पड़ेगी उसके लिए। जिस ऑलराइट, तो आज का ये प्रैक्टिस सेशन, हाँ जी 511 तो कॉम्बिनेशन बना रहा है, लेकिन साथ में राहु आ जाता है तो भी कर सकते हैं कि नहीं? अब देखें राहु उसका पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, ये आपको पिछले उसके राहु की जो भुक्ति आई होगी या प्रत्यंतर अंतरा आई होगी उसमें आपको दिखाई देगा ना कि राहु कौन से विद रेफरेंस टू कौन से हाउस के वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है और नेगेटिव दे रहा है। राहु कौन से राशि स्वामी का काम कर रहा है, राहु कौन से नक्षत्र उपनक्षत्र में बैठा है, वो जब आप एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है सर। राइट, तो फिर कल रात को इसी समय रात के 9:30 बजे दोबारा हम मिलेंगे, अपना एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा और सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहें और कल फिर दोबारा एक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लें ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। कल भी जितना हो सके कुछ चार्ज के ऊपर हम प्रैक्टिकल अभ्यास करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। प्रवीण जी से निवेदन है कि अगर हो सके तो वो ट्विंस की भी जानकारी अगर वो उपलब्ध करवा सके तो बहुत अच्छी बात होगी, हाँ जी सर, मैं क्योंकि ट्विंस के केसेस में भी कैसे होता है ये भी सबको जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी लोग इसी तरह से जुड़े रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय थैंक श्री यू राम सर। सर, राधे राधे, थैंक यू सर। नमस्कार सर। सर नमस्कार।